हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आदर्शवाद क्या होता है, व्हाट इज़ आइडियलिज्म। मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो पेपर है उसमें पढ़ा दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, इसका क्षेत्र, इसके महत्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर होता है और क्या समानताएं होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अपेक्षाकृत अधिक व्यापक होता है, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र जो है संकुचित होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न राज्यों के मध्य राजनयिक, गैर राजनयिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए हैं, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, इसके साथ ही साथ आदर्शवाद भी जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आदर्शवाद के स्वरूप तथा उपयोगिता की विवेचना कीजिए तथा आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के मध्य विवाद का विश्लेषण करें। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको कि आदर्शवाद क्या है, यह यथार्थवाद से किस प्रकार भिन्न है, दोनों के मध्य यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच विवाद की विवेचना कीजिए। क्या दोनों यानी कि आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का संश्लेषण हो सकता है, संश्लेषण समन्वय, कैन द टू बी सिंथेसाइज्ड। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। आदर्शवाद या आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है, आदर्शवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण, आदर्शवादी सिद्धांत का जन्म ये यथार्थवादी सिद्धांत के विरोध में हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यथार्थवाद का जन्म जो है आदर्शवाद के विरोध में हुआ, वही आदर्शवाद सिद्धांत का जन्म यथार्थवाद सिद्धांत के विरोध में हुआ। आदर्शवादी समाज के क्रमिक विकास में विश्वास रखते हैं। ठीक है, जो आदर्शवादी होते हैं ना, जो आदर्शवाद दृष्टिकोण को उपयुक्त मानते हैं, वे आदर्शवादी कहलाते हैं। उन आदर्शवादी समाज के क्रमिक विकास में यानी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब अचानक से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके क्रमिक विकास में विश्वास रखते हैं तथा इतिहास व दंड नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्थायी पक्ष मानते हैं। आदर्शवादियों का सिद्धांत समाज में विकासात्मक प्रगति होने के व्यापक विचार के आधार पर खड़ा है। उन्हें मानव प्रकृति की अच्छाई में पूर्ण विश्वास है। आदर्शवादी जो होते हैं ना, उन्हें मानव प्रकृति की अच्छाई में पूरा विश्वास होता है। वे एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें संघर्ष का अभाव हो, यानी कि जिसमें संघर्ष ना हो। यदि संघर्ष की संभावना पॉसिबिलिटीज उत्पन्न हो, तब युद्ध का आश्रय न लेकर उसका समाधान विवेक, ज्ञान, सहिष्णुता और सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाए। आदर्शवादी क्या चाहते हैं कि यदि संघर्ष की पॉसिबिलिटी बनती भी है, संघर्ष की संभावना होती भी है, तो उसमें उस स्थिति में भी युद्ध का आश्रय नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसका समाधान विवेक, ज्ञान, सहिष्णुता और सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। आदर्शवाद का जन्म, ऑरिजिन ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद के विचार का जन्म 18वीं सदी में हुआ था। अक्सर ये माना जाता है कि अमेरिकी व फ्रेंच क्रांतियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद ही था। 1795 में कॉन्डोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। उनका यानी कॉन्डोर्स का आदर्श स्वरूप युद्ध, असमानता, अत्याचार आदि से दूर तथा विवेक, शिक्षा, विज्ञान आदि से नियंत्रित था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद की सैद्धांतिक स्थिति कॉन्डोर्स के ढंग के उदार दृष्टिकोण की देन है। आदर्शवादियों के मतानुसार भूतकाल के संघर्ष का कारण भी अन्य प्रभावों का होना नहीं, बल्कि विरोधी आदर्शों तथा सिद्धांतों में संघर्ष का होना रहा है। वे भविष्य में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज का चित्र प्रस्तुत करते हैं जो शक्ति, राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से बिल्कुल मुक्त हो, फ्री हो। युद्ध से बचाव, सेफ गार्ड अगेंस्ट वॉर। आदर्शवादी दृष्टिकोण हमें यह विश्वास दिलाता है कि शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन
की सहायता से विश्व को अधिक अच्छा तथा शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण यानी आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुयायियों का मत है कि भूतकाल में राजनीतिक संघर्ष शक्ति अथवा प्रभाव के लिए ही नहीं होते रहे हैं। इसके विपरीत संघर्ष का वास्तविक कारण परस्पर असामंजस्यपूर्ण सिद्धांतों तथा आदर्शों के मध्य द्वंद्व ही है। आदर्शवादी विश्व को युद्ध से बचाने के लिए 3 मार्ग सुझाते हैं। पहला, नैतिकता पर बल, एम्फेसिस ऑन मोरालिटी। नैतिकता पर बल देने वाले राष्ट्रों को विश्व में परंपरागत दंड नीति के स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्हें परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। आदर्शवादी विश्व को युद्ध से बचाने के लिए लोकतंत्र को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवादियों का मत है कि संसार से लोकतंत्र विरोधी सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक संघर्ष लोकतंत्रवादी और सर्वाधिकारवादी राज्यों के मध्य यानी राज्यों के बीच में होता रहा है। आदर्शवादी विश्व को युद्ध से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी समर्थन करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना द्वारा शक्ति की राजनीति को समाप्त कर दिया जाए। बर्ट्रैंड रसल का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ बर्ट्रैंड रसल। आधुनिक युग में बर्ट्रैंड रसल ने तर्क व बुद्धि पर आधारित आदर्शवाद का समर्थन किया है। बर्ट्रैंड रसल के अनुसार वर्तमान अशांतिमयी और असंतोषजनक राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें अपने राजनीतिक आदर्श में परिवर्तन करना होगा। अधिकार लिप्सा के स्थान पर रचनात्मक प्रेरणाओं को पोषित करना होगा। रसल अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निशस्त्रीकरण को आवश्यक मानते हैं। निशस्त्रीकरण होने पर विश्व सरकार का गठन संभव हो सकता है। वे लिखते हैं, सुख और समृद्धि से पूर्ण विश्व का निर्माण मानव शक्ति से परे नहीं है। अचेतन प्रकृति द्वारा थोपी गई बाधाएं मानव मन में है और इनका निदान विचारों से युक्त दृढ़ आशा में है। यथार्थवाद और आदर्शवाद एक समीक्षा। चलिए यथार्थवाद और आदर्शवाद का एक समीक्षा करते हैं, क्रिटिकल स्टडी करते हैं रियलिज्म एंड आइडियलिज्म का। या फिर आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद एक विवाद, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म अ कंट्रोवर्सी। वस्तुतः आदर्शवादी सिद्धांत का जन्म यथार्थवादी सिद्धांत के विरोध में हुआ है। यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के मध्य अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। शक्ति की समस्या, राजनीतिक यथार्थवाद और राजनीतिक आदर्शवाद में जिन बात पर विरोध है उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण बात है शक्ति की समस्या। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार शक्ति है, किंतु आदर्शवाद में इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। दोनों महायुद्धों के मध्य यह धारणा बलवती होने लगी कि यथार्थवाद के आधार पर बनी नीतियां सार रूप में राष्ट्रवादी तथा आदर्शवादी सिद्धांत के आधार पर बनी नीतियां अंतर्राष्ट्रवादी होती है। यथार्थवादियों का ध्येय राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार स्वीकार किया जाना था। भावी संसार की कल्पना, आदर्शवादी विचारक एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जब विश्व में दंड नीति, अनैतिकता तथा हिंसा का प्रभुत्व नहीं होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन ने आदर्शवाद को अधिक महत्व दिया। उस समय यथार्थवाद को राष्ट्रीयता तथा आदर्शवाद को अंतर्राष्ट्रीयता से संबद्ध समझा जाता था। शांति संबंधी दृष्टिकोण, यथार्थवादी सिद्धांत को राष्ट्र शक्ति पर आधारित तथा शांति विरोधी कहा जाता था। इसके उलट
आदर्शवादी नीतियों को शांति पर आधारित माना जाता था। राष्ट्रीय हित तथा नैतिक दृष्टिकोण। राष्ट्रीय हित में तथा नैतिक दृष्टि से आदर्शवाद व यथार्थवाद का समन्वय आवश्यक है। जॉन हार्ट्स ने यथार्थवादी उदारतावाद रियलिस्टिक लिबरलिज्म का प्रवर्तन किया, जिसमें यथार्थ की तथ्यात्मकता व राजनैतिक आदर्शवाद की नैतिकता का आदर्शवादिता है। इसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद भी कहा गया है। यथार्थवाद को उन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक मानना चाहिए जिनका ध्येय तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो। इसी प्रकार आदर्शवाद को उन दीर्घकालीन नीतियों का सूचक मानना चाहिए जिनका ध्येय भविष्य में पूरे किए जाने वाले उद्देश्यों की सिद्धि हो। इन दोनों में विवाद का मुख्य कारण उनके द्वारा चरम दृष्टिकोण का अपनाया जाना ही है। आदर्शवाद तथा यथार्थवाद की कमियां तथा मिश्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता। यानी अब आप जानेंगे कि आदर्शवाद और यथार्थवाद में क्या कमियां हैं तथा इन दोनों को मिलाने की क्या ज़रूरत है। यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद को मिश्रित दृष्टिकोण की क्या आवश्यकता है। Shortcomings of idealism and realism approach and necessity of mixed approach। यथार्थवाद का प्रमुख दोष यह है कि यह प्रत्येक वर्तमान समस्या का उत्तर भूतकालीन इतिहास के आधार पर देता है। यथार्थवाद विस्मृत कर देता है कि भूतकाल सामान्य रूप में सफलताओं तथा असफलताओं का संकलन है, जबकि किसी भी विद्वान का मूल कार्य सफलताओं या असफलताओं की व्याख्या करना नहीं हो सकता। यह परम आवश्यक है कि इस अध्ययन या व्याख्या को कुछ सिद्धांतों पर आधारित किया जाए। E.H. कार ने कहा है कि किसी भी परिपक्व दृष्टिकोण में आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों के अवयव होने चाहिए। अतः एक उत्तम सिद्धांत में यथार्थवाद तथा आदर्शवाद दोनों के सिद्धांतों का मिश्रण आवश्यक है। विचारकों का सुझाव है कि राज्यों को ऐसे नैतिक मार्ग को अपनाना चाहिए जो यथार्थवाद तथा आदर्शवाद दोनों में समन्वय स्थापित करता हो। यथार्थवाद को परोक्ष रूप में आदर्शों का महत्व मानना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली यथार्थवाद को आदर्शों का महत्व मानना ही पड़ता है। सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों से आदर्शों को दूर रखकर कोई भी विचार नहीं चल सकता। आज विश्व को सर्वांगीण सिद्धांत निकाय की आवश्यकता है जो केवल संतुलित दृष्टिकोण द्वारा ही संभव है, नहीं तो युद्धों की विभीषिका विश्व को भयभीत करती ही रहेगी। वस्तुतः कोई भी विज्ञापन अपने आदर्श मूलक पक्ष के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। आवश्यकता एक ऐसे दर्शन की है जो राजनीतिक यथार्थवाद की तथ्य मूलक अंतर्दृष्टि का नीति शास्त्र व राजनीतिक आदर्शवाद के आदर्शों के साथ मेल करा सके। जॉन एच हर्ज ने एक ऐसे ही दर्शन का ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया है जिसमें उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त हो सकी है। इस दर्शन को उसने यथार्थवादी उदारवाद रियलिस्टिक लिबरलिज्म की संज्ञा दी है। यह न तो यथार्थवादी दृष्टिकोण को पूर्णतया संतोषजनक मानता है और न आदर्शवादी दृष्टिकोण को। यह यथार्थवादियों के निराशावाद और आदर्शवाद के मध्य एक प्रकार का समन्वय स्थापित करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित यानी चेंज हो चुका है। अतः हमें पुनः विचार करना होगा कि कौन सा सिद्धांत अध्ययन के लिए उपयुक्त है। वर्तमान समय में विश्व युद्ध का स्वरूप पूर्णतया बदल चुका है। आणविक शास्त्रों के प्रयोग से सभी देशों के सर्वनाश के कारण शांति की स्थापना आवश्यक हो गई है। शांति एक नैतिक मूल्य का रूप धारण करती जा रही है। निशस्त्रीकरण द्वारा शांति स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। विश्व की एकता पर बल दिया जा रहा है। अतः आज के राजनेता शांति की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए यथार्थवादियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करना पड़ेगा। उन्हें संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति को मान्यता देनी पड़ेगी। क्या दोनों सिद्धांतों का संश्लेषण हो सकता है, यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद को
मिलाया जा सकता है, इसको संश्लेषित किया जा सकता है क्या? कैन द टू थ्योरीज बी सिंथेसाइज्ड? वस्तुतः यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दृष्टिकोण के सामंजस्य के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रति एक उचित दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। इस दृष्टिकोण को समन्वयवादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें यथार्थवाद एवं आदर्शवाद का संश्लेषण हो, इसे समन्वयवादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है। प्रोफेसर महेंद्र कुमार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उचित अध्ययन उसी समय संभव हो सकता है जबकि यथार्थवादी अपने सिद्धांत में उन गुणों का समावेश करे जिनकी ओर आदर्शवादी संकेत करते हैं, तथा आदर्शवादियों को चाहिए कि वे यथार्थवादियों की सूझबूझ को ग्रहण करें। रेनहोल्ड नेबूर का मत है कि हमें यथार्थवादियों की बुद्धिमत्ता, शक्ति की भूमिका को मानना तथा आदर्शवादियों के आशावाद, युद्ध अंत करने की आवश्यकता एवं संभावना को मानकर, या फिर यथार्थवादियों की निराशा तथा नकारात्मकता, युद्ध तथा शक्ति संघर्ष की समाप्ति ना होना यथार्थवादी जो मानते हैं, और आदर्शवादी की मूर्खता, शक्ति को महत्व नहीं देना को अस्वीकार करके इन दोनों सिद्धांतों का विश्लेषण कर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि विश्व राज्य सिद्धांत, वर्ल्ड स्टेट थ्योरी क्या होता है और विश्व राज्य की समस्याएं क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड स्टेट। वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।